गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी बायोलॉजी का लेसन 1 जो है ये जीवों में जनन। हम लोग जीवों में जनन चैप्टर को शुरू से हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी का जो भी है ना ये जीवों में जनन, जो भी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है हम लोग टॉपिक को आराम से और बहुत आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। लेसन 1 है मेरा एनसीईआरटी का जीवों में जनन। अगर जीवों में जनन का बात करेंगे तो पहला ही टॉपिक मेरा है लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो जीवन काल के बारे में पहले देखेंगे, जीवन काल है क्या। जीवन काल या इसको जीवन अवधि के नाम से भी जानते हैं। तो जीवन काल है, जीवन अवधि क्या है। तो किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम लोग उसका जीवन काल कहते हैं या उस जीव का जीवन काल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस परिभाषा को। किसी जीव का उसके जन्म से, किसी जीव का उसके जन्म से उसका प्राकृतिक मृत्यु तक के, उसका प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव का जन्म काल कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। उस जीव का जीवन काल कहते हैं, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को। ठीक है, किसी भी जीव का हम लोग बात करेंगे तो यानी जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन काल बोलते हैं। ठीक है, वो कोई भी जीव का नहीं हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ये जीवन काल जो होता है ना, ये दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। जीवन काल दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर निर्भर करता है। जीवन काल दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो हो जाएगा जीव का जीन हो जाएगा ये, और दूसरा हो जाएगा आवास स्थान। कि जीव का जीवन काल जो होता है ये दो चीज़ों के ऊपर मुख्य रूप से यह निर्भर करता है। एक तो जीन हो गया, दूसरा आवास स्थान कि किस आवास स्थान में कहाँ किस परिवेश में रह रहा है। ठीक है, उसका वातावरण कैसा है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है जीव का जीवन काल। अगर बात करेंगे तो जीव का जीवन काल तब किन चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो जीव का जीवन काल जो होता है ना, उसके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। देखेंगे अलग अलग जीवों का जो होता है जीवन काल ना, ये भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जीवों का जीवन काल, जीवों का काल भिन्न भिन्न, अलग अलग जीवों का जीवन काल जो होता है भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक तितली का जीवन काल देखेंगे। चलिए तितली का जीवन काल अगर हम लोग देखेंगे तो तितली का जीवन काल कितने दिनों का, तो 1 से 2 सप्ताह का तितली का जीवन काल होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे सिकोया का जीवन काल का, सिकोया एक पौधा है, अगर इसके जीवन काल का हम लोग बात करेंगे तो लगभग 3000 साल से लेकर के 4000 साल रहता है। ठीक है, 3000 साल से 4000 यानी 3000 वर्ष से 4000 वर्ष रहेगा सिकोया का जीवन काल। तो अलग अलग जीवों का जीवन काल जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मैंने ऊपर में क्या लिखा है कि जीवन काल जो होता है दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो जीन हुआ, दूसरा आवास स्थान हुआ। तो किन चीज़ों के ऊपर जीवन काल निर्भर नहीं करेगा, तो ये है। देखिए देखते हैं कि जीवन काल जो होता है
किसी भी जीव के उसके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करते, उसके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते क्योंकि जीवन काल जो होता है किसी भी जीव के उसके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो हम लोग कौवा और तोता का, ये दोनों के शरीर का आकार लगभग समान होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जीवन काल जो होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों के जीवन काल का जो अंतर होगा बहुत ही ज़्यादा है। कौवा का जीवन काल मात्र 15 साल होता है, तो वहीं तोता का जीवन काल जो होता है 140 साल होता है। चलिए, निर्भर नहीं करता क्योंकि कौवा और तोता का आकार समान होता है। अगर शरीर का आकार का बात करेंगे तो आकार क्या होगा, समान होता है। लेकिन कौवा का जीवन काल तोता से बहुत कम होता है। कौवा का जीवन काल तोता से बहुत कम होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ये कौवा का। तो कौवा का जीवन काल मात्र 15 वर्ष होता है ना, और इसी के सेम आकार वाले तोता भी लगभग बराबर दोनों का आकार होता है। तोता का जीवन काल लगभग 140 वर्ष होता है। तो जीवन काल के बारे में देख लेंगे दोनों का जीवन काल, तो इससे साफ पता चलता है कि जीवन काल जो होता है ना किसी भी जीव का उसके शरीर के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से अगर बात करेंगे तो एक पीपल के पेड़ का, यानी एक बरगद को लेते हैं, एक बरगद का मात्र 200 से 300 साल होता है, 200 से 300 वर्ष होता है। वहीं पीपल के पेड़ का अगर बात करेंगे तो पीपल के पेड़ का आकार साइज बराबर है, लेकिन जीवन काल इसका बात करेंगे तो लगभग 2000 से लेकर के 3000 साल होता है। इतना ज़्यादा अंतर है दोनों के, देख लीजिए। इसलिए आकार मैटर नहीं करता है किसी भी जीव के जीवन काल का। चलिए कुछ जीवों के जीवन काल में हम लोग देख लेते हैं, कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में देख लेते हैं। कुछ जीवों के जीवन काल, जैसे अगर एक नंबर से हम लोग शुरू करते हैं तितली से, तो तितली का जीवन काल मात्र 1 से 2 सप्ताह दिया गया, ये एनसेट है। अगर फ्रूट फ्लाई का बात करेंगे, फल मक्खी का बात करेंगे, तो फल मक्खी का भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे तो ज़्यादा है। 30 डेज है फल मक्खी का, 30 दिन है, 1 महीना है। इसका क्या अगर बात करेंगे तो गुलाब के पौधा है, गुलाब का पौधा का जीवन काल जो होता है 5 से 7 वर्ष होता है। अगर कुत्ता का बात करेंगे तो कुत्ता का जीवन काल जो होता है ना लगभग 20 से 30 साल होता है, 20 से 30। अगर काऊ का बात करेंगे तो इसका लगभग 20 से 25 वर्ष इसका भी रहता है जीवन काल। और क्रोकोडाइल का अगर देखेंगे, घड़ियाल का देखते हैं, तो घड़ियाल का जीवन काल लगभग 60 वर्ष। इसी तरह घोड़ा का जीवन काल देखेंगे तो घोड़ा का जीवन काल कितना होगा, तो घोड़ा का भी लगभग 60 साल, घोड़ा का भी जीवन काल लगभग 60 साल। एलिफेंट का अगर बात करेंगे तो एलिफेंट का जो जीवन काल होगा ना, ये 60 से 90 साल होता है, 60 to 90 ईयर्स होता है। हो गया। मनुष्य का बात करेंगे, ठीक है, तो मनुष्य का लगभग, मनुष्य का भी 60 से 90 वर्ष, मनुष्य का भी 60 से 90 वर्ष होता है। कुछ और का भी देख ले क्या, चले कुछ और को, 1-2-3 और को देख लेते हैं। कछुआ का जीवन काल, कछुआ का जीवन काल जो होता है एनसीईआरटी में रखा है कि 100 से 150 साल एनसीईआरटी के अनुसार है, बट किसी किसी किताब में 150 से 200 साल भी देता है।
के बाद पीपल का, बरगद का पेड़ का देखते हैं। बरगद का जीवन काल जो होता है 200 से 300 वर्ष है। और पीपल का अगर बात करेंगे 2000 से 3000 वर्ष है। इतना साल हुआ है। अगर देखें जीव का जीवन काल, ये अगर सॉरी एक और देखते हैं, ब्लू व्हेल का बात करते हैं। ये तो धरती का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, इसको क्यों छोड़ दे बेचारे को। ब्लू व्हेल को मात्र 37 वर्ष होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो धरती का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, जिसका मात्र लाइफ स्पेन है 37 साल। इससे छोटा छोटा अगर बात करेंगे हम लोग तो छोटा छोटा कौन है, कछुआ है। किधर भागा कछुआ, कछुआ का जीवन काल देखिए 100 से 150 साल कछुआ का जीवन काल है। और ब्लू व्हेल का जीवन काल मात्र कितना है, 37 साल है। तोता का जीवन काल के बारे में बात करेंगे तो तोता ब्लू व्हेल के अपेक्षा तोता का औकात भाई क्या है, ये तोता इतनी सी जीव है। कछुआ का बात करेंगे तो कछुआ इतनी सी, लेकिन अंतर का देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर है। एक और है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि केला, हमने केला के पेड़ का छोड़ दिया ना, केला इसका तो 25 वर्ष होता है। कुछ हैरान करने वाली है, कुछ हैरान करने वाली, जो प्रथम बार अगर पहली बार सुना जाए कुछ जीवों के जीवन काल में तो बड़ी आश्चर्यचकित होती है। हमने कुछ लड़कों से केला के बारे में पूछा, केला के पेड़ के बारे में कि कितना दिन तक जिएगा केला का पेड़, इसका जीवन काल कितनी होगी। तो कुछ ने कहा कि 6 महीने होगा, तो कुछ ने कहा कि 1 साल होगा, और किसी ने कहा कि हाईएस्ट ज़्यादा केला का पेड़ का जीवन काल जो होगा ना 2 साल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जब मैंने 25 साल बोला तो किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि केला का पेड़ का जीवन काल जो होता है 25 साल होता है। तोता का जीवन काल इसी तरह मैंने तोता को भी बोला था कि तोता का जीवन काल जो होता है लगभग 140 साल होता है। इसको भी कोई विश्वास नहीं करता कि एक तोता 140 साल तक भाई कैसे जिएगा। बट तोता का जीवन काल, केला का जीवन काल जो हैरान करने वाली बात तो है, बट इसका इतना ही होता है। बट इसमें तोता शायद नहीं लिखा। चले कोई बात, हाँ तोता का जीवन काल 140 साल हुआ। तो जीवन काल को यहीं पर फिनिश करते हैं। धरती पर जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो जीवन काल क्या है कि जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक कुछ जीवन काल हम लोग बोलेंगे। हाँ, धरती पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अमरणशील होते हैं, लेकिन जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं वो सबका सब मरणशील होते हैं। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव है, कुछ नहीं, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना वो अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव अमरणशील होते हैं, यानी कह सकते हैं कि अमर होते हैं। क्या है, अमर होते हैं, क्योंकि ये कोशिका विभाजन के थ्रू, ठीक है, ये अपने शरीर का विभाजन करेगी कोशिका, ये अपने शरीर का विभाजन के द्वारा संतति की उत्पत्ति करते हैं। संतति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने जीवन काल तो खत्म हो गया। अब थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक है जनन के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि जनन क्या है। जनन का, ठीक है। तो जनन क्या है, अपने समान बच्चे को जन्म देना जनन कहलाता है। सिंपल परिभाषा जनन का, ठीक है, कि अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करना है, फिर अपने समान बच्चे को जन्म देना जनन कहलाती है। या फिर जनन का एक और परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि जनन एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो चलिए सिंपल वे में देखेंगे हम लोग जनन का परिभाषा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देखेंगे, बहुत साधारण से, कि अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करना, अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करना जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी, जनन कहलाती है। अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करना जनन कहलाती है। चलिए जनन का परिभाषा तो हमने देखा कि अपने समान बच्चे की उत्पत्ति करना जनन कहलाती है, ठीक है। जनन 2 प्रकार की होती है। जनन जो होती है 2 प्रकार की होती है। जनन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 देखेंगे तो अलैंगिक जनन,
और दूसरा जो होती है लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? दूसरा लैंगिक जनन है, ठीक है। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो चलिए अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अलैंगिक जनन है क्या। अलैंगिक जनन, सिंपल सा बात है कि अलैंगिक जनन भाई क्या है, तो इसको लिख सकते हैं कि यह एक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन है क्या? जनन का एक प्रकार है। इसमें युग्मकों का मिलन नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें युग्मकों का मिलन नहीं होता है या नहीं होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण इसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होती। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होती है। दोनों नहीं होती है, ना तो मिलन होगा ना निर्माण, और निर्माण नहीं होगा तो मिलन का होगा। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होती है। चलिए हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर कि बार बार ये युग्मक आ रहा है, तो युग्मक है क्या? ये युग्मक शब्द जो है बार बार आ रहा है, तो पहले देखेंगे युग्मक है क्या। तो युग्मक जो है एक जनन का इकाई है। युग्मक क्या है? एक जनन का इकाई है, या फिर युग्मक एक अगुणित कोशिका है। युग्मक क्या है? एक अगुणित कोशिका है, ठीक है। ये परिभाषा के तौर पर यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर हम लिखवा देते हैं, नोट करके हम लिखवा दे रहे हैं कि युग्मक जो है ना, ये एक जनन की इकाई है। युग्मक एक जनन की इकाई है, या फिर युग्मक एक अगुणित कोशिका है। युग्मक एक अगुणित कोशिका है, ठीक है। युग्मक क्या है? एक अगुणित कोशिका बोली, चाहे युग्मक एक जनन का इकाई है, ठीक है। हमने क्या देखा कि इसमें अलैंगिक जनन में कि इसमें युग्मकों का मिलन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, और इसमें एकल माता पिता द्वारा, यानी इसमें एकल जनक द्वारा, इसमें एकल जनक द्वारा, इसमें एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। इसमें एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी, ये भी लिख ही देते हैं। इसमें विविधताएं नहीं पाई जाती है। यह लैंगिक जनन की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो अलैंगिक जनन जो होती है काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है, काफ़ी तेज प्रक्रिया होती है और काफ़ी सरल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है? इसमें संतान या अलैंगिक जनन द्वारा चलिए लिख देते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है। को क्लोन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न होती है ना, वो एग्जैक्ट अपने माता पिता के समान होते हैं, या तो आकारिकीय रूप से या फिर अनुवांशिक रूप से। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि वे अनुवांशिक रूप से आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं। अपने
माता पिता या फिर जनक कहिए? अपने माता पिता को ब्रैकेट में हमने डाल दिया, जनक बेटर वर्ड रहेगा, ठीक है, कि जनक के वे अपने जनक के वे अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, अलैंगिक जनन के बारे में देखा कि अलैंगिक जनन है क्या भाई, तो एक जनन का प्रकार है, क्योंकि जनन दो ही प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में होता क्या है कि इसमें युग्मकों का मिलन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें संतति की जो उत्पत्ति होती है इसमें एकल जनक के द्वारा होती है। यह तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया और बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। इससे उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि इससे उत्पन्न हुई संतति ये अपने माता पिता के एग्जैक्ट एकदम समान होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकली कहिए फिर जेनेटिकली कहिए, वो एकदम समान होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे और लैंगिक जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे। लैंगिक जनन के प्रकार के बारे में कुछ देख लेंगे। अलैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार में नंबर 1 में आ जाएगा खंडन। क्या आ जाएगा? ये खंडन को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक द्विखंडन आ जाएगा, दूसरा बहुखंडन आ जाएगा। एक द्विखंडन दूसरा बहुखंडन, इधर देख लेते हैं, थोड़ा इधर स्पेस है। मुकुलन आ जाएगा दूसरा नंबर में इसका। तीसरा नंबर मेरा पुनर्जनन आ जाएगा। चौथा का अगर बात करेंगे तो बीजाणु जनन आ जाएगा। अगर नंबर 5 का बात करेंगे तो कायिक जनन आ जाएगा। और इसी में अनिषेक जनन भी आ जाएगा। और हम 5 तक देखते हैं और पांचों को अब डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके पांचों को देख लेते हैं कि ये खंडन क्या है, मुकुलन क्या है, ये बीजाणु जनन क्या है, कायिक जनन क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे शुरू में हम लोग करते हैं शुरू से द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि आखिर है क्या? द्विखंडन विधि, ये द्विखंडन में होता है कि इसमें जीव का शरीर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसमें जीव का शरीर 2 बराबर भागों में टूट जाता है। 2 बराबर भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, चलिए अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों द्विखंडन विभाजन के, ठीक है। द्विखंडन विधि बोलिए चाहे द्विखंडन विभाजन बोलिए, ये दोनों के एग्जाम्पल है, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। अगर बहुखंडन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे बहुखंडन में क्या होती है। इसमें जीव का शरीर बहुत सारे भागों में टूट जाता है। इसमें क्या होगा ना कि जीव का शरीर जो है बहुत सारे भागों में टूट जाएगा, यानी कई सारे भागों में, बहुत सारे टूट जाता है।
और प्रत्येक भाग से नई संतति की उत्पत्ति होती है। नई संतति की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें कवक आ जाएगा, और कुछ शैवाल में भी ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा, खंडन विधि। खंडन को दो भाग में बांट देते हैं, एक द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब, ठीक है, द्विखंडन इसमें होता है कि जीव का शरीर जो होता है ना, दो बराबर भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, ये कहलाएगा द्विखंडन। और बहुखंडन में होता है कि इसमें जीव का शरीर जो होता है ना, कई सारे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे ये द्विखंडन का, ठीक है, एक द्विखंडन का एग्जाम्पल लेंगे तो अमीबा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक रफली फिगर अमीबा का, ये अमीबा, इसके भीतर द्विखंडन विधि होगा। तो इसके भीतर द्विखंडन विधि कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से। ये न्यूक्लियस का होगा, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, न्यूक्लियस का आकार बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से बराबर भागों में ये हाफ ऑफ टूट जाएगा, एक अलग अमीबा हो गया और एक अलग अमीबा हो गया। तो ये अमीबा ने शो किया द्विखंडन विधि को। अमीबा में क्या शो करता है, द्विखंडन विधि को अमीबा ने शो किया। अगर बहुखंडन विधि का बात करेंगे हम लोग, बहुखंडन का, इसका देखिए बहुखंडन, हम नैरो का चिन्ह यहाँ से, ये सॉरी यहाँ से लिया मैंने बहुखंडन विधि का। ये मान लीजिए कि ये कोई फंजाई है, ठीक है, कोई सिंपल से मान लीजिए इसको फंजाई है, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये जहाँ से भी टूटेगा ना, एक नए जीव का निर्माण कर देगा। लेकिन तो ये विधि होगा बहुखंडन में, और ऊपर वाले में ये जो है अमीबा का है, ये अमीबा में द्विखंडन होगा। इसमें द्विखंडन और इसमें बहुखंडन होगा। आगे मुकुलन के बारे में देखते हैं, ठीक है। मुकुलन, इसमें संतति की उत्पत्ति जनक के शरीर पर उपस्थित, जनक के शरीर पर उपस्थित ये मुकुल या कली द्वारा होता है, कली द्वारा होती है। जैसे बात करेंगे तो ईस्टर्न हाइड्रा, जैसे क्या हो जाएगा, ईस्टर्ड जैसे ईस्टर्ड हाइड्रा। मुकुलन का अगर बात करेंगे तो इसमें संतति की उत्पत्ति जो होती है बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा, इसमें बीजाणुओं द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। संतति की उत्पत्ति होती है। जैसा फफूंदी, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फफूंदी। तो हमने क्या देखा अभी, द्विखंडन विभाजन देख लिया, द्विखंडन विधि देख लिया, बहुखंडन विधि देख लिया, या फिर विभाजन कहिए, वही चीज़ है। इसके बाद मुकुलन हमने देख लिया, और क्या देखा, इसके बाद हमने बीजाणु जनन देखा।